जिसमें दम हो वही मेरे बात को आज सुने। एक लड़का मेरे से पूछता कि सर, समाज में कुछ लोगों का दावा होता है कि वो समाज कल्याण के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी उनकी कामना छुपी हुई होती है। लेकिन कुछ लोग सचमुच ऐसा समझते हैं कि वो काम इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो वाकई समाज कल्याण करना चाहते हैं। तो वो अपनी छुपी हुई कामना को कैसे देखें? उन लोगों को पूछने दो ना, आपका क्या सवाल है। फिर कहता कि सर, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मुझे ये लगता है कि मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम पास करके सोशल सर्विस करना चाहता हूं और मुझे वाकई ऐसा लगता है, तो इसमें भी क्या मेरी कोई छुपी हुई कामना है? तो मैंने बड़े मुस्कुराते हुए बोला कि अच्छा, अगर नहीं मिलती है सरकारी नौकरी, कहीं कोई नॉर्मल प्राइवेट जॉब करनी पड़ती है, तो करोगे समाज सेवा? और अगर करोगे तो उतनी ही करोगे जितनी वो नौकरी वगैरह पाने पर करते। ये प्रश्न है। अगर उस नौकरी में या सरकारी नौकरी में जो पद है, रुतबा है, तनख्वाह ना मिल रही हो, तो भी करोगे समाज सेवा? ये कुछ सवाल हैं जिनका खुद को ही ईमानदारी से जवाब देना होता है। ठीक है? अपनी नजर में हर कोई अच्छा ही रहना चाहता है। मैंने हायरिंग के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में भी, और पहले जब मैं मतलब जॉब के लिए लगा लो, उन लोगों के लिए भी इंटरव्यू मैंने बड़े सारे खूब लिए हैं, और जितने आकर के बैठते थे सबके बड़े ऊंचे ऊंचे, शुद्ध, दूध में धुले, नैतिक और लोक कल्याण के दावे होते थे। और मुझे इससे ज्यादा मजा नहीं आता था किसी काम में कि दावों को बिल्कुल खोल करके रख दूं। कोई ये कहता ही नहीं था कि साहब, मैं तो अपने स्वार्थ के लिए कर रहा हूं, जो कर रहा हूं। ऐसा जो कह दे उसको मैं चूज कर लेता था। मैं कहता था, झूठों में एक कम झूठा आदमी मिला। वहां हर आदमी यही बोल करके आता था कि मैं तो देश के लिए कुछ करूंगा, मैं समाज के लिए कुछ करूंगा। मैं तो तलाशता था कि कोई मिल जाए तो सीधे सीधे बोल दे कि भाई, जो करना है मुझे अपने लिए करना है। इंडिया की ब्यूरोक्रेसी दुनिया की सबसे एक ब्यूरोक्रेसी में से एक है। पर यहां एक अभ्यर्थी जब जाता है इंटरव्यू में, तो दावा यही करता है कि मैं भारत की तकदीर बदलने के लिए आईएएस बनना चाहता हूं। भाई, तुम इतने ही उत्सुक होते समाज के इंडिया की तस्वीर बदलने में, तुम्हारी 25, 30, 35 साल की उम्र हो चुकी है, अब तक भी तो तुमने कुछ करा होता ना। और अगर इतना ही एक्साइटेड हो तो ये नौकरी नहीं भी मिले तो तुम वो ही कर ही डालोगे जो तुम्हें करना है, तो फिर कर ही डालो। और सरकार की सारी नौकरियां तो ऐसी होती भी नहीं है जिसमें उसमें तुम समाज कल्याण कर लोगे। अगर आप सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हो तो उसमें एक ही दो ऐसी होती हैं जिसमें डायरेक्ट पब्लिक इंटरफेस, सीधे जनता से जुड़ना होता है। बाकी तो सब पीछे के मैनेजरियल जॉब्स हो जाते हैं। अब रेलवे ट्रैफिक या रेलवे यातायात है, या इंफॉर्मेशन सर्विसेज है, या ऑडिट अकाउंट्स है, और भी बहुत सारी ऐसी हैं। उनमें तुम क्या प्रत्यक्ष लोक कल्याण करोगे? पर सब ऐसे आते हैं कि बस विनोबा और गांधी हैं जो अब कलेक्टर बनना चाहते हैं। मुझे एक बड़ा सवाल पसंद था, जानते हो क्या? खासकर जो सरकारी नौकरी के आते थे, जो भी इंटरव्यू देने के लिए, मैं उनसे कहता था कि ये बताना, सैलरी कितनी मिलेगी तुम्हें?
जानते हो बड़ी खौफनाक बात, 20 में से 29 को पता ही नहीं होता था कि उन्हें कितनी सैलरी मिलने वाली है। फिर मैं उनसे कहता था कि जानते हो, जब भी मैं किसी प्राइवेट कंपनी में हायरिंग के लिए इंटरव्यू लेता हूं तो वहां सबको पता होता है कि उन्हें कितनी सैलरी मिलेगी, और रियलिटी में वो इंटरव्यू में आने से पहले ये पता करके रखते हैं कि पैकेज कितना है, सीटीसी कितनी है, इन हैंड में कितना है, वो सब पता करके रखते हैं। और अगर सरकारी नौकरी के जो इच्छुक लोग हैं उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें कितना पैसा मिलेगा, तो इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो उन्हें पैसे से बिल्कुल लगाव नहीं है, या वो अच्छे से जानते हैं कि अरे तनख्वाह से क्या मतलब है, जो पैसा मिलना है वो कोई सैलरी से थोड़ी मिलना है, तो सैलरी का कौन पता लगाए। और बड़े हैरान रह जाते थे बेचारे। मैं पूछता था, बताओ मेरे को कि कलेक्टर के रूप में तुम्हारी पहली टेक होम सैलरी कितनी होगी, नहीं पता होता था। तुम सोचो ये कितनी भयानक बात है। उस लड़के को पता ही नहीं है कि अगर वो बन भी गया आईएएस तो उसको पहली सैलरी कितनी मिलेगी। इसका मतलब जानते हो क्या है? सोचो, इसका मतलब यह है कि उसे पहले से ही पता है कि सैलरी से क्या लेना देना है। आईएएस कोई सैलरी के लिए बनता है? आईएएस को पैसा कोई सैलरी से मिलता है? और दावा लोक कल्याण का है। मैं नहीं कह रहा कि सब भ्रष्ट होते हैं, पर कुछ अपवाद होते भी हैं, तो एक्सेप्शंस जस्ट प्रूव द रूल। अपवाद सिर्फ नियम को सिद्ध करते हैं। 100 में से 2-4 ऐसे होते होंगे जो कहते होंगे कि नहीं साहब, काम हमें अच्छाई के लिए ही करना है, पर उन 2-4 से क्या साबित हो जाता है? आपको पता है सैलरी? कहता हाँ सर। फिर मैंने फिर पूछा कि आपको पता है, सचमुच पता है? कहता जी 56,000, 56,000 सर। फिर मैंने पूछा, और जो सरकारी पूरा पे स्ट्रक्चर होता है वो बड़ा मुश्किल होता है ना, डिफिकल्ट होता है। और प्राइवेट कंपनीज में तो फिर भी बहुत सीधा साधा होता है। सरकारी में तो आगे जाकर के पीएफ बन जाता है, ग्रेच्युटी भी है, रिटायरमेंट के बाद भी दूसरी चीजें हैं, और दूसरी कई तरह के बेनिफिट्स हैं, जिसमें मेडिकल, हाउसिंग, बहुत कुछ आता है, व्हीकल भी आता है। आपने सचमुच बैठकर उस सब की काउंटिंग करी भी है? जब सौदा खरा खरा होता है ना, तो पूरी कैलकुलेशन करके रखी जाती है। करते हो कि नहीं? आप गाड़ी खरीदने जाते हो तो वो आपको जब गाड़ी की कीमत बताता है तो उसमें 5-6 चीजें जुड़ी हुई होती हैं। वो कहेगा इतना तो हम ले रहे हैं, इतना रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, इतना इंश्योरेंस चार्जेस हैं, इतने की आप इसमें मतलब एक्सेसरीज लगवा सकते हो, इतना इसमें और कोई टैक्स बता देगा, रोड टैक्स है, ग्रीन टैक्स है, इतने में एक्सीडेंटेड वारंटी, बढ़ी हुई गारंटी है, ये सब होता है ना। और वहां पर आप बैठकर एक एक चीज पूछते हो, अच्छा ये किस चीज का है, ये किस चीज का है? ये सौदा खरा खरा है कि साहब 1-1 रुपए का हिसाब पता होना चाहिए। आप जब सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हो, 1-1 रुपए का कोई भी हिसाब पता करता है क्या? हाँ, प्राइवेट में पता करोगे, सरकारी में नहीं पता करते। कुछ करते होंगे, मैं सब पर नहीं मतलब वो बात कर रहा, कुछ ईमानदार लोग हर जगह होते हैं। पर आपने प्रश्न पूछा कि अपनी नीयत का पता कैसे करें, तो पता ऐसे कर लो। कहता सर, जैसे सन 2022 में मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ, उसके बाद मैं एक एनजीओ जो मातृ और शिशु स्वास्थ्य के लिए काम करती थी, पिछड़े और ट्राइबल एरियाज में, वहां पर लगभग 1 साल मैंने काम किया।
जब वहां पर मुख्य रूप से मेरी सलाहकार की भूमिका होती थी और कम स्केल पर होता था, तो मुझे ऐसा वाकई लगा कि मतलब एज एन आईएएस ऑफिसर, एक कलेक्टर के रूप में काम को और बढ़ाया जा सकता है और अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो मैंने कहा कि वो बेचारी एनजीओ, उसका 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 कल पता क्यों छोड़ आए तुम? उसको तुम्हारी सेवाओं की बड़ी जरूरत थी, लोक कल्याण के लिए। इतना अच्छा तुमको काम मिला था, उसको छोड़ आए तुम। जितनी मेहनत अब तुमने यूपीएससी की तैयारी में करी, जितने साल लगाए होंगे यूपीएससी की तैयारी में, उतनी मेहनत तुम उस एनजीओ के साथ कर देते तो तुम्हें वहां भी कोई वरिष्ठ स्थान मिल जाता। कह रहे हो कि आईएएस बनकर ज्यादा व्यापक तरीके से काम कर पाओगे, तो आईएएस बनने के लिए जितने साल लगाओगे अब या लगा चुके होगे, उतने ही साल तुमने वहां मेहनत कर दी होती तो उसमें भी तुम सीनियर बन जाते और अपनी एनजीओ को और विस्तार दे पाते। क्यों छोड़ के आए उसको? क्योंकि कलेक्टर नहीं कहलाओगे। कहता जी यस सर। मैंने कहा कि रिश्ते भी नहीं आएंगे, दहेज भी नहीं आएगा, एनजीओ में काम करता है लड़का। हमारे यहां ये जो सब सन्यासी हैं संस्था में, इन्होंने कोई ब्रह्मचर्य चुना थोड़ी ना है। एनजीओ का वरदान है निर्विकल्प ब्रह्मचर्य, कोई आएगा ही नहीं, इसलिए डीएम बनना है। अब देखो भाई, चीज रिकॉर्ड हो रही है, इतने सारे कैमरे लगे हुए हैं, तो बहुत लोगों के दिल पर चोट लग जाएगी। कहेंगे साहब आपने तो जितने भी मतलब अप्लाई करने वाले हैं और यूपीएससी की तैयारी के लिए मुखर्जी नगर की पूरी फौज है, आपने तो सबको ही भ्रष्ट घोषित कर दिया। तो भैया मैं पहले ही कह देता हूं, सबको नहीं कह रहा हूं, आप में से जो 2-4 लोग सचमुच दिल के पाक साफ हों, उनको तो मेरा प्रणाम है, एकदम लीजिए प्रणाम कर देता हूं। पर मुझे यह पता है कि पाक साफ लोगों का मैंने खुद ही बहुत इंटरव्यू लिया हुआ है, और आज नहीं 20 साल पहले से लिया हुआ है। और जो जितना साफ हो, मुझे उसकी सफाई करने में उतना मजा आता है। भले वो लोग होते हैं जो आकर खुद ही स्वीकार कर लें कि ना मैं भगवान हूं, ना मैं शैतान हूं, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूं। मुझ में भलाई की, मुझ में बुराई की, मुझ में बुराई भी है, भलाई भी है, लाखों है, लाखों एब है मुझ में, थोड़ी अच्छाई भी है। ये बंदा मुझे अच्छा लगता है, खरी खरी बात, सच्ची सच्ची बात। क्यों झूठ बोलना? क्यों बेकार की निस्वार्थता के और निष्कामता के और जन सेवा और लोक कल्याण के दावे करना? सीधे बोलो ना, इंसान हूं, अपना स्वार्थ देख करके चलता हूं। हां, कोशिश करूंगा कि दूसरों की भी कुछ मदद कर पाऊं, कोशिश करूंगा कि थोड़ा कम भ्रष्ट हो पाऊं, पर ऐसे लोग मिलते नहीं। और मेरे को लगता है कि ऐसे लोग अगर जाकर के वहां पर यूपीएससी में पैनल के सामने खुल करके बोल दें, तो सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगी, वैसे हो जाएंगे। जानते हो, मेरे इंटरव्यू में मुझसे एक सवाल पूछा था उन दिनों कि करप्शन बड़ा मुद्दा चला आ रहा है। तो मुझसे पूछा कि अगर इन दोनों में से आपको चुनना है तो ज्यादा बड़ा मुद्दा किसको मानोगे, इकोनॉमिक ग्रोथ को या फिर करप्शन को? आपके हिसाब से इन दोनों में से किसको हमें ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को या फ्रीडम फ्रॉम करप्शन को? तो मैंने कहा इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो मैंने कोई आदर्शवादी जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने कहा यू विल टॉलरेट करप्शन, आप भ्रष्टाचार को सहन कर लोगे। तो मैंने कहा कि अगर इन दोनों में से किसी एक को ही चुन सकते हैं तो मैं इकोनॉमिक ग्रोथ को चुनूंगा। ये आदर्शवाद नहीं चाहिए मुझे, कोरा पखंड कि मैं बोलूं नहीं नहीं इकोनॉमिक ग्रोथ भले ना हो पर करप्शन नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा सबसे आदर्श स्थिति तो ये है कि भाई दोनों ही मेरे उद्देश्य पूरे हो जाएं, इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट करप्शन, आर्थिक प्रगति बिना भ्रष्टाचार के। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर दोनों में से एक को चुनना हो तो मैं कहूंगा रहे आने दो करप्शन को। मुझे मेरे देश की जनता को गरीबी से बाहर निकालना है।
वो ज्यादा जरूरी है। तो मुझे लगा कि अब ये मेरा सिलेक्शन नहीं करेंगे। वैसे भी मैं तो इस हिसाब से ही गया था कि अब चाहिए ही नहीं, पर वो बड़े खुश हुए। नंबर भी उन्होंने बड़े अच्छे दिए इंटरव्यू में। पर वो भाई मेरे पैनल की बात थी। मेरे कहने पर आप लोग जा करके कहीं खतरा जोखिम मत उठा लीजिएगा और फिर आप सिलेक्टेड ना हो तो मुझे दोषी बताएं। तो आप तो सिलेक्टेड होने के लिए वही करिएगा जो पीढ़ियों से होता आया है, कि वहां जाइएगा सफेद शर्ट पहनकर, टाई वाई लगाकर और खूब आदर्शवादी बातें करिएगा कि मैं तो इंडिया की तकदीर बदलने के लिए पैदा हुआ हूं। इंडिया को मैं भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा एकदम। मैं गांव गांव में जा करके ग्रास रूट डेवलपमेंट, जमीनी स्तर पर विकास करना चाहता हूं, ये सब बताइएगा। और हकीकत ये है कि जब गांव वाली या आदिवासी इलाकों वाली पोस्टिंग मिल जाती है तो उसको माना जाता है पनिशमेंट पोस्टिंग। लेकिन साक्षात्कार में, इंटरव्यू में सारे यही बोलते हैं कि मुझे तो सबसे पिछड़े इलाकों का विकास करना है। तो कहता कि सर, तो ऐसी स्थिति में जब अपना स्वार्थ या फिर अपनी कामना दिखे तो फिर अब क्या करना चाहिए? तो मेरा जवाब था कि आप इंसान हो तो खुद ही जब अपना भद्दा चेहरा दिखेगा तो उसे साफ करना चाहोगे। इसमें मेरे बताने की तो कोई बात ही नहीं है। कोई आईना दिखा दे और दिखाई पड़े कि चेहरे पर बहुत गंदगी है तो पूछोगे थोड़ी कि अब क्या करें? तौलिया उठाओगे, पोछोगे, जाकर पानी मारोगे, चेहरे पर साफ करोगे। तो कहता कि सर, तो ये यूपीएससी एग्जाम लिखने की डायरेक्शन में क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा जाओ लिखो, क्या करना चाहिए। तैयारी कर रहे हो तो इसीलिए कर रहे हो, लिख लो यूपीएससी को। पर अभी जो हम बात कर रहे हैं इसको मत भूलना, पखंड से ना राष्ट्र का हित होता है ना व्यक्ति का। बगुला भगत बनने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, है ना। सफेद उसका रंग, सफेद पंख और पानी में वो तपस्वी की तरह एक टांग पर खड़ा होता है। ऐसे लगता है वाह क्या सफेद धवल इसका व्यक्तित्व है, बिल्कुल किसी ब्यूरोक्रेट मतलब नौकरशाह की सफेद शर्ट के जैसा, और एक टांग पर खड़ा है। जरूर ये जगत के हित में तपस्या कर रहा है, एक टांग पर खड़ा होकर। कर क्या रहा है वहां वो? मछली का इंतजार। तो ये पखंड कम करो। बाकी अगर कोई पद है तो इसीलिए है कि कोई ना कोई उस पद को स्वीकारे। अच्छी बात है कि देश को काबिल ब्यूरोक्रेट्स मिले, पर सारी काबिलियत कामना के पीछे गायब हो जाती है। ब्यूरोक्रेट्स के बहुत बहुत जरूरत है उस पाठ को पढ़ने की जो अभी हमने पढ़ा है, हमने सुना है, सीखा है, देखा है। और वो पाठ हमने जो सुना है भगवत गीता के संदर्भ में, तो जब तक देश की नौकरशाही और नेताशाही इनको अध्यात्म का पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा तब तक राष्ट्र कल्याण बहुत दूर है। बुरे फंसे हैं, ना अब उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। ये तो जवाब है, जाकर के अंदर फंस गया। जानते हो कि ये बात सच है तो इसीलिए इसको उगल नहीं सकते, पर यह भी जानते हो कि इस बात को अगर निगल लिया तो अंदर बड़ी टूट फूट मच जाएगी, तो इसीलिए निगल भी नहीं सकते। और जब मैं ऐसा किसी का हाल देखता हूं तो मुझे तो बड़ा मजा आता है। देखो भाई, हम कोई यूपीएससी कोचिंग तो चला नहीं रहे कि तुमको तरीके बताएं इंटरव्यू पार करने के, ना हम कोई मोटिवेशन की दुकान चला रहे हैं कि तुमको बताएं कि किस तरीके से अपने आप को प्रेरित करो तैयारी करने के लिए। यहां तो सच का सौदा है, तुम्हें रिस्क लेना है। तो तुमने उठ करके एक सवाल पूछ लिया, मेरे पास और कुछ नहीं है देने के लिए सच के अलावा, मैंने सच तुमको दिया, तो मैं फ्रेब तो सिखा ही नहीं पाऊंगा ना। तो कहता सर, यूपीएससी एग्जाम के पीछे बात कामना वाली ही थी, लेकिन इसको ऐसे भी देखता था कि एकदम कोई चैलेंजिंग चुनौतीपूर्ण काम हो
उसमें अपने आप को झोंक दूं, तो फिर वो जहां काम कर रहे थे तुम एनजीओ में, नारी स्वस्थ या लोक कल्याण का, जो भी शिशु कल्याण का काम था, वो चैलेंजिंग नहीं था? तो ईमानदारी की बात करो ना कि चैलेंज वैलेंज कुछ नहीं, असली बात ये पैसे का इशारा करते हुए और वो लाल बत्ती है। ये सब जवाब, फिर बोल रहा हूं, ये सब जवाब यूपीएससी कोचिंग वाले रटाते हैं इंटरव्यू में देने के लिए। ऐसे जवाब चाहिए जो वहां चले जाओ। इस देश के एनजीओ सेक्टर को टैलेंट की बहुत बहुत जरूरत है। मैं तो ये जो पूरा कठवाड़िया सराय या और मतलब इन सबको बोलूं कि तुम सब जानलेवा या तुम सब जन सेवा की भावना से इतने ओतप्रोत हो, सब के सब जाओ एनजीओज में ही काम करो, क्योंकि जन सेवा तो वहीं हो रही है, कोई नहीं जाएगा। सेवक किसी को नहीं बनना, सबको शासक बनना है। सेवक नहीं शासक, सर्वर मतलब सेवक नहीं ऑफिसर, अधिकारी। अब काफी तुम हताश हो गए हो, जाकर 2-4 मोटिवेशन के बढ़िया गरम गरम वीडियो सुनो और खटाखट लग जाओ तैयारी में फिर से। और ये जो हमारी पूरी बातचीत हुई है ना, इसको ऐसे भुला देना जैसे ये कभी हुई ही नहीं थी, एकदम भुला देना। तो कहता सर मैं इसको ऐसे भी देखता था, अब बात एकदम साफ हो ही गई है, तो फिर जैसे मैं ये कहीं ना कहीं अंदर से जानता ही था कि ताकत, पद, इन सब चीज़ों की कामना है, लेकिन फिर मैं इसको इज इन एंड अंत के रूप में नहीं देखता था। ओनली इज अ मीन्स टुवर्ड्स समथिंग ग्रेटर, मतलब सिर्फ एक साधन की तरह किसी बड़े उद्देश्य के लिए। तो फिर मैं अपने आप को अभी तक ये कहता था कि 3 साल या फिर 4 साल से ज्यादा ये नौकरी नहीं करनी है, इस तरीके से भी तर्क देता था। तो मैंने कहा ये क्या मुगालते हैं, क्या गलतफहमी है? तुम्हें कितने ब्यूरोक्रेट्स पता हैं जो 3 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इस्तीफा दे देते हैं? भाई भंडारे में कोई बैठता है 2 मिनट में उठ जाने के लिए, या जो मिल रहा है उसको पूरा साफ चाट जाने के लिए? मिठाई की दुकान में मक्खी इसलिए घुसती है कि जो कुछ दिख रहा होगा उसका इंस्पेक्शन निरीक्षण करके लौट आऊंगी बस 1 मिनट के अंदर, या वहां घुस करके वो वहां बस ही जाती है, वो तो बस जाएगी, वहीं रहेगी, वो निकाले नहीं निकलेगी। ब्यूरोक्रेट्स जहां मौका मिलता है वहां सर्विसेज का एक्सटेंशन, विस्तार लेते हैं भाई। क्लॉजेस होते हैं, 1 साल का एक्सटेंशन मिलता है, 2 साल का मिलता है, वो लेने के लिए होड़ लगी रहती है कि किसी ना किसी बहाने से सर्विसेज का एक्सटेंशन ले लो। तुम कह रहे हो कि मैं 3-4 साल में छोड़ आऊंगा, जरा निकालना क्या अनुपात है, प्रपोर्शन अनुपात है और ब्यूरोक्रेट्स का। किसी भी सर्विसेज में जो 3-4 साल में रिजाइन कर देते हो, निकालना तुम ही अपवाद हो। सारी जिंदगी तुम्हारी बिल्कुल उसी स्क्रिप्ट या पटकथा पर चलती है जिस स्क्रिप्ट पर समाज ने तुम्हें चलना सिखाया, लेकिन 3-4 साल बाद तुम अपवाद बन जाओगे, एक्सेप्शन बन जाओगे। तुम कहोगे नहीं, आज तक जो उस स्क्रिप्ट पर चल रहा था, आज तक मेरी जिंदगी का एक एक चैप्टर उसी स्क्रिप्ट के मुताबिक था, लेकिन अब मैं स्क्रिप्ट के बाहर फांद जाऊंगा, वायलेट, उल्लंघन कर दूंगा स्क्रिप्ट को। ऐसा कैसे हो सकता है जब आज तक तुमने सब कुछ वही करा जो तुम्हें स्क्रिप्ट ने करना सिखाया, यूपीएससी भी तुम्हें स्क्रिप्ट ही करना सिखाया है। जब आज तक तुम सब कुछ वही कर रहे हो जो सामाजिक स्क्रिप्ट तुम्हें करने के लिए मजबूर कर रही है, तो तुम आगे भी पूरी जिंदगी उसी स्क्रिप्ट पर ही चलोगे, कुछ अलग नहीं कर सकते। कहां तुम कह रहे हो 3 साल बाद छोड़ दूंगा? किस ब्यूरोक्रेट्स को तुम पाते हो बिल्कुल एक अलग तरह की जिंदगी जीते हुए? सब एक से होते हैं, 19-20 का फर्क होता है बस। सब स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं
यूपीएससी भी सबने स्क्रिप्ट के अनुसार करी थी। अब आगे भी वही जो कुछ भी करते हैं पूरी अपनी सर्विसेज के दौरान वो सब भी स्क्रिप्ट के हिसाब से ही कर रहे होते हैं। फिर स्क्रिप्ट के हिसाब से रिटायर भी हो जाते हैं और स्क्रिप्ट के हिसाब से रिटायर होने के बाद भी वो वैसे ही करते हैं, फिर मर जाते हैं। वहां क्या नया होगा? एक्सेप्शंस होते हैं, पर तुम ये बता दो, तुम अपनी जिंदगी में एक्सेप्शंस कब कर रहे हो? जो अब तुम एक्सेप्शन बन जाओगे। और अगर एक्सेप्शन सचमुच रहे होते तो फिर आज वही काम क्यों कर रहे होते जो 20 लाख लोग कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी? ये एक्सेप्शनल होने का लक्षण तो नहीं है। इतने उदास मत हो, ऐसा कुछ नहीं हो गया कि हताश हो रहे हो। जो करना है करो, साफ नियत के साथ करो, ठीक है? तुम्हारा तो मुंह ही उतर गया एकदम। हंसो। अरे भाई, एक पद है, एक पोजीशन है, कोई तो उस पर बैठेगा ही ना। तुम ही बैठ जाओ, पर अपने आप को झूठ बोलकर मत बैठो उस पर। जो अपना वास्तविक इरादा है कम से कम खुद को तो स्वीकारो। तो कहता सर, तो जो बात एकदम साफ है लेकिन उसके ऊपर मैं ये सारी बातें भी ना बोलूं तो फिर उधर बढ़ने की इच्छा भी नहीं होती। तो मैंने कहा अब ये तो बात फिर पूरे तरीके से तुम्हारे निजी फैसले की है। अगर तुम पाओ कि लाल बत्ती या वो जो कमिश्नरी का आतंक होता है या जो बहुत सारा पैसा और ये सब चीजें होती हैं, रुतबा रसूख, इनके लालच को हटाते ही यूपीएससी की तैयारी का भी मन नहीं करता, तो फिर अब तुम जानो कि क्या करना है जिंदगी में। ये तो फिर अपना निजी फैसला है ना। ये तो अपने एक पर्सनल लव अफेयर जैसी बात है। इसमें तो फैसला खुद ही करना पड़ेगा, कोई और फैसला कर सकता है? और कुछ? कहता सर एकदम ही समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। तो मैंने कहा अरे अभी इसी पल थोड़े ही फैसला कर लेना है ना। तुम कहीं भागे जा रहे हो ना मैं। जाओ, थोड़ा चिंतन करो, मनन करो, आना, लौट करके आना। कभी मैं भी तुम्हारी ही हालत में था। तुम्हें तो ये है कि तैयारी करूं ना करूं, मुझे तो ये था कि अब बिजनेस करूंगा, नौकरी करूंगा, क्या करूंगा, क्या करूं, क्या ना करूं। तुम जिस दिशा में जा रहे हो उधर जा करके, वहां से हो करके, वहां से वापस आकर के चुके हैं। 2-4 बातें पता हैं, सोचना, विचारना, फिर पूछोगे तो बताएंगे।